हेलो मेरे प्यारे बच्चों। तो आज हम पढ़ेंगे पोटेंशियल डिफरेंस ड्यू टू इन्फिनाइट लॉन्ग थिन लेयर, है ना। पोटेंशियल डिफरेंस ड्यू टू इन्फिनेटली लॉन्ग थिन लेयर। अच्छा प्यारे बच्चों, अगर हम लेयर का फ्रंट व्यू देखें तो हमको कैसी दिखेगी? ऐसी। और क्योंकि ये इन्फिनिट है ना, यानी कि ये जो डायमेंशंस हैं ये कैसी हैं? इन्फिनिट, है ना। ओके, डायमेंशंस इसकी कैसी हैं? इन्फिनिट। अगर इसी को हम साइड से देखेंगे प्यारे बच्चों, अगर इस लेयर को हम साइड से देखेंगे तो क्या हमको एक लाइन दिखेगी? है ना, साइड व्यू हमको एक लाइन ही दिखेगी ना। अच्छा, ये प्लस इन्फिनिट, ये माइनस इन्फिनिट, तो इसकी वजह से ये कैसी है? मान लो पॉजिटिवली चार्ज्ड है, यूनिफॉर्मली चार्ज्ड। सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या है? वही जो अपनी पुरानी होती है, सिग्मा, है ना। ठीक, तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा ऐसे होगा, इसके पैरेलल, इसके परपेंडिकुलर निकलता हुआ इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, है ना। इस शीट के अंदर से तो निकलेगा नहीं, है ना, ऐसे तो निकलेगा नहीं इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकलेगा? ऐसे। और ऐसे क्यों नहीं निकलेगा ये हम बाद में डिस्कस करेंगे, है ना, जब हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पढ़ेंगे तो हम ऐसे डिस्कस करेंगे कि ऐसे क्यों नहीं निकल रहा, प्लेट के पैरेलल इलेक्ट्रिक फील्ड क्यों नहीं निकल रहा। अभी तो कैसे निकलेगा? ऐसे निकलेगा, ये समझो। ठीक। अच्छा, अब मान लो हम ए पॉइंट से चार्ज को बी पॉइंट तक लेके जाते हैं, तो पोटेंशियल डिफरेंस प्यारे बच्चों कितना होगा? वी बी माइनस वी ए इज इक्वल टू माइनस ऑफ ई इंटू डी पैरेलल। ई इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इन्फिनाइटली लॉन्ग थिन लेयर कितना होता है? सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, पक्की बात है। और डी पैरेलल मतलब अगर मान लो ये वाला एंगल थीटा है तो ये कितना होगा? ए बी कॉस थीटा। तो यानी कि डी पैरेलल मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के पैरेलल वाली डिस्टेंस, ए बी कॉस थीटा। ठीक है, या फिर इसे आप कन्वेंशनल मेथड से प्रूव करना चाहते थे तो वैसे भी कर सकते हैं। कैसे भाई? वी बी माइनस वी ए इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ ए टू बी ई डॉट डी आर। अच्छा, तो ई डॉट डी आर को मैं हटाने के लिए मैं क्या लिखूंगा? ए टू बी ई डी आर कॉस थीटा। ठीक है क्या? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या है? कांस्टेंट। होगी कितनी? सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट डी आर कॉस थीटा। अच्छा, ये ए बी। अगर मैं ध्यान से देखूं डी आर कॉस थीटा को, तो यहाँ का एक छोटा सा कंपोनेंट डी आर था, तो ये कितना होगा? डी आर कॉस थीटा, है ना। यहाँ पे अगर मैं छोटा सा कंपोनेंट काटता तो इसके दो कंपोनेंट आते ना, ऐसे और ऐसे। ये छोटा सा मैं अगर डेरिवेटिव इसका लेता तो ऐसे आता, तो ये वाला कंपोनेंट जो होता है, ये वाला, ये क्या आता? डी आर कॉस थीटा। और डी आर कॉस थीटा का कंप्लीट वो क्या आता? इंटीग्रेशन। कंप्लीट इंटीग्रेशन जो आता वो कितना आता प्यारे बच्चों? अगर इसको हम ए बी कॉस थीटा भी बोल सकते हैं, है ना। कॉस थीटा ऐसे ही लिखे रहने दो। डी आर कितना होगा? डी आर का होगा आर, और है कहाँ से कहाँ तक? ए से लेके बी तक। अच्छा, 2 एप्सिलॉन नॉट माइनस ए माइनस बी वेक्टर ए माइनस बी कॉस थीटा। अभी वेक्टर की फॉर्म में हम ऐसे लिख रहे हैं, देख लेना, कोई इतनी बड़ी इल्लत वाली बात है नहीं। यानी कि
अगर माइनस अंदर पहुंचाना चाहोगे तो वैसे हो जाएगा, वरना इसे देखो क्या होगा, ए बी कॉस थीटा। ठीक है, ठीक है। ए माइनस बी, ए बी तो आएगा, ए माइनस बी, ए बी आएगा ना। ठीक है, ए बी कॉस थीटा हो गया, यानी कि माइनस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट डी पैरेलल। इसे याद रखना है क्या? नहीं, ये कुछ याद नहीं रखना, ये नॉर्मली अपन वहाँ पे भी कर लेंगे, है ना। ये तो इजी इजी चीज़ें कैसे कर रहे हैं बस ये देखना है। अपन ने जब अपन ने कूलॉम्स लॉ पढ़ा था तो मैंने आप लोगों से ये कहा था कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कैसा होता है, कंजर्वेटिव फोर्स, है ना। और मैंने ये बोला था कि जब मैं पोटेंशियल पढ़ाऊंगा तब ये बात आपको बताऊंगा। तो आज समझो ये कैसे है। देखो, कंजर्वेटिव फोर्स का मतलब क्या है? कंजर्वेटिव फोर्स का मतलब ये होता है कि जो पाथ पे डिपेंडेंट नहीं होते। ठीक, पाथ पे डिपेंडेंट नहीं होते। भाई क्या मतलब इसका? वो सारे फोर्स कंजर्वेटिव कहलाते हैं जिनके द्वारा किया गया वर्क डन पाथ पे डिपेंड नहीं करता, सिर्फ और सिर्फ किन पे डिपेंड करता है? इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन पे। ठीक है, तो अब देखो कैसे। जैसे मान लो मेरे पास ए और बी, ये 2 पॉइंट हैं, यहां से लेके यहां तक ये मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड है। ठीक है, थोड़ा ऐसे ही बना दे रहे हैं पैरेलल में, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। ठीक, अब मैं ए से लेके बी तक अगर किसी चार्ज को लेके जाता हूं, ठीक है, ए से लेके बी तक अगर मैं किसी चार्ज को मैं ऐसे लेके जा रहा हूं बिल्कुल, ठीक, लाइन के अलावा, तो मेरा जो वर्क डन होगा प्यारे बच्चों बाय इलेक्ट्रिक फोर्स, वर्क डन कितना होगा? माइनस क्यू वी बी माइनस वी ए। कैसे हुआ भाई ये? यही तुमने पढ़ा था। क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था कि वी बी माइनस वी ए क्या होता है? माइनस डब्ल्यू इलेक्ट्रिक अपॉन क्यू। ये पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था? पढ़ा था। अच्छा, तो उसी को मैंने ये लिख दिया। ठीक, अब प्यारे बच्चों, यानी कि इलेक्ट्रिक फोर्स द्वारा कहाँ से लेके कहाँ तक? ए टू बी कितना होगा? माइनस क्यू वी बी माइनस वी ए। ठीक है, ठीक है। अच्छा, या फिर अगर हम एक्सटर्नल फोर्स के द्वारा वर्क डन देखते तो ये लगता, है ना। अभी हम इलेक्ट्रिक फोर्स के द्वारा देख रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, अब देखना, अब मैं लेके आया चार्ज को ऐसे, अब मैं वी से लेके ए तक मैं चार्ज को ऐसे लेके आया। कैसे? बी से लेके ए तक चार्ज को मैं ऐसे लेके आया, तो अब मेरे पास वर्क डन क्या होगा? बी टू ए बाय इलेक्ट्रिक फोर्स माइनस क्यू। अब इनिशियल पॉइंट क्या बन गया? मैं वी से लेके गया तो इनिशियल पॉइंट बन गया बी, और फाइनल पॉइंट क्या बन गया? ए, क्योंकि मैं बी से लेके गया और कहाँ तक ले गया? ए तक, तो वी ए माइनस वी बी। अब अगर मैं डब्ल्यू टोटल देखूँ, वर्क डन, टोटल वर्क डन देखूँ, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? ए बी प्लस बी ए। तो ए बी प्लस बी ए प्यारे बच्चों कितना आया? अगर इसको मैं सॉल्व करूँगा तो माइनस क्यू वी बी माइनस वी ए प्लस माइनस माइनस क्यू वी ए माइनस वी बी, तो ये कितना होगा? माइनस क्यू वी बी प्लस क्यू वी ए माइनस क्यू वी ए प्लस क्यू वी बी। इससे ये जीरो, इससे ये जीरो, तो टोटल वर्क डन कितना आया? जीरो। भाई ये क्या हुआ भाई? ये हुआ कि मैं लेके गया था ऐसे और लेके आ गया चार्ज को ऐसे, और टोटल में कितना वर्क डन हो गया? जीरो। टोटल में जीरो हो गया ना, मतलब पाथ पे डिपेंड किया क्या वर्क डन ने? नहीं, मैं लेके गया ऐसे, चार्ज को ऐसे लेके गया ना, ए टू बी, ठीक, और जब बी टू ए लेके आया तो मैं अलग पाथ पे लेके आया, लेकिन टोटल वर्क डन कितना आया? जीरो। क्या चार्ज, क्या वर्क डन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के द्वारा डिपेंड किया पाथ पे? नहीं किया। सिर्फ और सिर्फ किन पे डिपेंड किया? इनिशियल और फाइनल पोजीशन पहले भी सेम है। देखो, पहले इनिशियल पोजीशन ए थी, फाइनल पोजीशन बी थी। अब इनिशियल पोजीशन जब हम बी टू ए लेके जा रहे हैं तो इनिशियल पोजीशन बी है, फाइनल पोजीशन ए है ना। तो इनिशियल और फाइनल पोजीशन में सीधे सीधे एक्सचेंज हो रहा है। पाथ में हमने चेंज करा,
जो भी करा, लेकिन इनिशियल और फाइनल पोजीशन में सिर्फ और सिर्फ एक्सचेंज हो रहा है, उनकी पोजीशन चेंज नहीं हो रही, है ना। तो जब हम टोटल ऐड करेंगे तो कितना आएगा प्यारे बच्चों, 0। इसीलिए कितना आया, 0। तो क्या ये पाथ पे डिपेंडेंट है, नहीं है। पाथ पे डिपेंडेंट नहीं है तो हम क्या कह सकते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कैसा होता है, कंजर्वेटिव फोर्स, है ना। कैसा फोर्स होता है, कंजर्वेटिव फोर्स। अच्छा, अब हम पोटेंशियल का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ते हैं, क्या, इक्विपोटेंशियल सरफेस। अब देखो इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या होती है, सिंपल, सिंपल बिल्कुल, क्या, कि भाई जहां पे भी पोटेंशियल सेम हो, वो पोटेंशियल, वो सरफेस कैसी कहलाएगी, इक्विपोटेंशियल सरफेस। जिस पूरी सरफेस पे पोटेंशियल सेम हो वो कैसी कहलाएगी, इक्विपोटेंशियल सरफेस। जैसे हमने एक वो पढ़ा था, क्या, ये इलेक्ट्रिक फील्ड था, किया था नहीं किया था, अगर इसके परपेंडिकुलर हमने एक लाइन बना दी, है ना, तो इस पूरी लाइन पे, इस पूरी लाइन पे पोटेंशियल हर जगह कैसा होगा, इक्वल। क्यों, क्योंकि अगर मैंने ये बताया था ना, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, ये इसके कैसे है, परपेंडिकुलर, इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर है, तो वी बी माइनस वी ए कितना आएगा प्यारे बच्चों, 0 आएगा, नहीं आएगा। क्यों आएगा 0, इसलिए आएगा 0 क्योंकि परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर वाली लाइन का जो पोटेंशियल डिफरेंस आता है वो 0 आता है ना। और पैरेलल वाली लाइन का जो पोटेंशियल डिफरेंस आता है वो जितनी डिस्टेंस हो उस पर डिपेंड करेगा, है ना, है ना। ठीक, पैरेलल डिस्टेंस पे डिपेंड करता है ना, परपेंडिकुलर डिस्टेंस पे डिपेंड करता है क्या, पोटेंशियल डिफरेंस नहीं। तो परपेंडिकुलर पे कितना होगा, 0। तो अगर ये 0 बन गया तो प्यारे बच्चों, तो वी बी माइनस वी वी इज इक्व टू कितना हो गया, वी ए। वी वी इज इक्व टू वी ए हो गया, तो प्यारे बच्चों हर जगह पोटेंशियल कैसा हो गया, इक्वल। कहीं पे भी तुम ए पॉइंट को ले लेते, कहीं पे बी पॉइंट को, तो यानी कि ये पूरी सरफेस क्या कहलाएगी, इक्विपोटेंशियल सरफेस। आया समझ में। अच्छा, इसकी डेफिनेशन वगैरह तो नहीं लिखवाएंगे, लिखनी हो तो लिख लो। इफ द पोटेंशियल इज यूनिफॉर्म ओवर द एंटायर सरफेस देन सच अ सरफेस इज कॉल्ड एन इक्विपोटेंशियल सरफेस, है ना। ठीक, अब देखो इसकी प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज क्या, अब देखो ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये इक्विपोटेंशियल सरफेस है। तो इक्विपोटेंशियल सरफेस और इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी होंगी, परपेंडिकुलर, है ना। तो पहली प्रॉपर्टी तो यही हो गई कि कैसी होंगी, दोनों सरफेसेस, इक्विपोटेंशियल सरफेस और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों कैसे होंगे, एक दूसरे के परपेंडिकुलर। दूसरा क्या है, दूसरा समझना प्यारे बच्चों, अब देखो पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, 0। और पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है प्यारे बच्चों, वी बी माइनस वी ए इज इक्वल टू डब्ल्यू एक्सटर्नल फ्रॉम ए टू वी अपॉन क्यू। अगर ये वी बी माइनस वी ए 0 आ गया तो एक्सटर्नल फोर्स के द्वारा वर्क डन प्यारे बच्चों कितना हुआ, 0। अगर वर्क डन 0 हुआ मतलब ए टू बी ले जाने पे वर्क डन 0 हुआ, है ना। तो इक्विपोटेंशियल सरफेस के अलोंग अगर हम किसी भी चार्ज को लेके जाएंगे तो वर्क डन की, किसी वर्क की जरूरत पड़ेगी क्या, एक्सटर्नल एजेंट को किसी भी वर्क की जरूरत नहीं पड़ेगी। नेट वर्क डन कितना आएगा, 0 आएगा। ठीक है, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाने में कोई वर्क डन की जरूरत नहीं। अच्छा, अब तीसरा पॉइंट देखो प्यारे बच्चों, जैसे मैं एक इक्विपोटेंशियल सरफेसेस कैसी भी हो सकती हैं, ना, कैसी भी हो सकती हैं। अच्छा, ढंग से नहीं बन रही हैं ये, ऐसे बनाते हैं, ये ठीक। अब देखो इलेक्ट्रिक फील्ड इनके कैसे होगा, परपेंडिकुलर,
इसके परपेंडिकुलर हो गया, इसके भी परपेंडिकुलर हो गया, इसके परपेंडिकुलर हो गया, है ना। परपेंडिकुलर परपेंडिकुलर परपेंडिकुलर, है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर होगा ना। अभी देखना तुम एक चीज देखना कैसे अपन चीजों को समझेंगे। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें इसमें पढ़ेंगे अपन इस डायग्राम में, ये ठीक है। अब देखो जरा, इस लाइन पे पोटेंशियल की वैल्यू कितनी होगी, इस लाइन पे पूरी लाइन पे पोटेंशियल की वैल्यू इक्वल होगी, इस पूरी लाइन पे पोटेंशियल की वैल्यू कैसी होगी, इक्वल, क्योंकि इस पर इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा है 90 डिग्री है नहीं, तो 90 डिग्री है, तो इस पूरी लाइन पे इसका मतलब ये पूरी लाइन कैसी है इक्वी पोटेंशियल सरफेस, ये पूरी भी कैसी इक्वी पोटेंशियल सरफेस, ये पूरी भी कैसी इक्वी पोटेंशियल सरफेस। अच्छा, इस पूरी लाइन पे पोटेंशियल की वैल्यू कितनी होगी, मान लो 30 वोल्ट है, ठीक है। तो इस वाली पे कितनी होगी 20 वोल्ट, मतलब कम ही होगी 30 से, ज़्यादा नहीं होगी। अभी ऐसा क्यों है वो सब समझाता हूँ। 10 वोल्ट, देखो मैंने तुमको स्टार्टिंग में ही एक पॉइंट नोट करवाया था, जब अपन पोटेंशियल डिफरेंस पे आए थे। पोटेंशियल डिफरेंस में मैंने एक पॉइंट लिखवाया था, क्या कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में जाने पर पोटेंशियल क्या होता है डिक्रीज। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में जैसे जैसे जाओगे वैसे वैसे पोटेंशियल तुमको डिक्रीज होते हुए मिलेगा। तो यानी कि सबसे ज़्यादा कहाँ पे होगा, इस वाली पे। फिर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में आगे गए तो उससे कम कहाँ पे होगा, इस वाली पे। फिर इससे कम कहाँ पे होगा, इस वाली पे, है ना। इतनी बात समझ में आई, इतनी बात समझ में आई। देखो अब मैं इसमें दो पॉइंट लेता हूं, एक पॉइंट ए, एक पॉइंट बी, ठीक। अब ये बताओ कि इलेक्ट्रिक फील्ड ए और बी दोनों में से कहां पे ज्यादा होगा। देखो अपन समझते हैं, चेंज इन पोटेंशियल का मैग्नीट्यूड किस पे डिपेंड करता है, ई इंटू डी पैरेलल पे। डी पैरेलल मतलब ये पैरेलल किसकी डिस्टेंस है, किसकी पैरेलल, इलेक्ट्रिक फील्ड की पैरेलल डिस्टेंस। समझ में आया, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है मैग्नीट्यूड चेंज इन पोटेंशियल अपॉन डी पैरेलल। अच्छा, तो यहाँ पे प्यारे बच्चों डी पैरेलल क्या है, यहाँ पे डी पैरेलल सब बच्चे मिलके बोलेंगे कि डी पैरेलल है इलेक्ट्रिक फील्ड की पैरेलल डिस्टेंस, है ना, है ना। तो प्यारे बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल डिफरेंस तो हमेशा कांस्टेंट रहने वाला है। देखो ये 30 माइनस 20 10 होगा, यहाँ पे भी 20 माइनस 10 कितना होगा 10 होगा, ठीक। तो ये तो कांस्टेंट रहने वाला। अच्छा, तो ए और बी में देखो यहाँ का पोटेंशियल कितना 20, यहाँ का कितना 10। तो इन दोनों में से कौन सी जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा होगा, जिसकी डी पैरेलल कम होगी उसका इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, ज़्यादा होगा। क्यों, क्योंकि ई प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन डी पैरेलल। अगेन मैं बोल रहा हूँ कि डी पैरेलल क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड की पैरेलल डिस्टेंस। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की पैरेलल डिस्टेंस कितनी है प्यारे बच्चों, यहाँ पे ये है इलेक्ट्रिक फील्ड की पैरेलल डिस्टेंस। और इस वाली जगह अगर हम इस वाली जगह देखते हैं, ए पॉइंट पे देखो, ए पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की पैरेलल डिस्टेंस ये है, और बी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की पैरेलल डिस्टेंस कितनी है, इतनी। तो दोनों में से कौन सी डिस्टेंस ज़्यादा है, बी पॉइंट वाली। तो बी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होगा, कम होगा, है ना। और ए पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होगा, ज़्यादा होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे पैरेलल डिस्टेंस कम है, यहाँ पे पैरेलल डिस्टेंस ज़्यादा है। जहाँ पैरेलल डिस्टेंस ज़्यादा होगी वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कम होगी, जहाँ पे पैरेलल डिस्टेंस कम होगी वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ज़्यादा होगी, ठीक है। तो यानी कि जहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, जहाँ लाइंस इक्विपोटेंशियल लाइंस ज़्यादा पास पास होंगी वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैसी होगी, ज़्यादा होगी, है ना। जहाँ ज़्यादा पास पास होंगी वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ज़्यादा होगी। तो ये आप लिख सकते हो अपनी भाषा में, व्हेन इक्विपोटेंशियल सरफेस आर क्लोज्ड टू ईच अदर देयर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज मैक्सिमम, देयर इज
इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज मैक्सिमम। ठीक है, ठीक है। अच्छा, अब देखना प्यारे बच्चों, अब हमारा 3 हो गया ना, 3 पॉइंट्स हो गए। फोर्थ पॉइंट है हमारा 2 इक्विपोटेंशियल surfaces never intersect each other। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए, मान लो एक इक्विपोटेंशियल सरफेस ये है, एक इक्विपोटेंशियल सरफेस ये है, इन दोनों ने एक दूसरे को कट कर दिया। अगर इन दोनों ने कट कर दिया तो यहाँ पे इस पूरी लाइन पे पोटेंशियल की वैल्यू कैसे होने वाली है? सेम। इस पूरी लाइन पे भी पोटेंशियल की वैल्यू कैसे होने वाली है? सेम। तो क्या ये पॉसिबल है? जैसे मान लो इस पे वैल्यू होने वाली है 10, इस पे वैल्यू होने वाली है 20 वोल्ट, तो यहाँ पे पोटेंशियल की वैल्यू 2 मिलेंगी, 10 वोल्ट और 20 वोल्ट। ये क्या पॉसिबल है कि एक ही पॉइंट पे पोटेंशियल की वैल्यू 2 मिल जाए? नहीं है पॉसिबल, है ना, नहीं है पॉसिबल। समझ में आया? ये पॉसिबल बिल्कुल भी नहीं है। अच्छा, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स जो हमारे समझने के हैं वो हम देखते हैं। जैसे हमारे सामने अगर पॉइंट चार्ज है तो पॉइंट चार्ज का इक्विपोटेंशियल सरफेस कैसा बनेगा? अब जैसे ये पॉइंट चार्ज है, ठीक, तो प्यारे बच्चों अगर मैं इसके आसपास स्फीयर बना दूंगा, स्फेरिकल शेल बना दूंगा, अगर मैं स्फेरिकल शेल बना दूंगा, बन गया। अच्छा, अब मैंने ये स्फेरिकल शेल बनाया, मान लो इसकी रेडियस कितनी है? R1। तो कितना, अगर ये स्फीयर बनाया, सॉलिड स्फीयर मान लो या स्फेरिकल शेल मान लो, कुछ भी मान लो, हमें तो सरफेस पे देखना है। सरफेस पे देखना है, क्या क्या सरफेस पे देखना है? पोटेंशियल। तो सरफेस पे पोटेंशियल, यहाँ पे पोटेंशियल कितना होगा प्यारे बच्चों? स्फेरिकल शेल के सरफेस पे पोटेंशियल कितना होगा? पोटेंशियल होगा इस टाइम जो होगा वो होगा KQ/R1। ठीक, अब मान लो ये मैंने R2 डिस्टेंस का बनाया। कितनी डिस्टेंस है? R2। अब कितना V2 कितना होगा? KQ/R2। प्यारे बच्चों अगर तुम यहाँ पे किसी भी डिस्टेंस का बनाओगे उस पर कितना आएगा? उसकी सरफेस पे पोटेंशियल कितना आएगा? KQ/R। आएगा नहीं आएगा? R2 वाली पे आया KQ/R2, R1 वाली पे आया KQ/R1। इसका मतलब इस पूरी सरफेस पे पोटेंशियल कितना है? KQ/R1। इस पूरी पे एक पोटेंशियल कितना है? KQ/R2, है ना, पूरी पे हर जगह, इस पे हर जगह कितना है? KQ/R2 है कि नहीं है? हर जगह इतना है क्या? है क्या नहीं है? ठीक, ऐसे ही R1 वाले पे हर जगह कितना है? KQ/R1। तो इसका मतलब मैं क्या कह सकता हूँ? इसका मतलब मैं ये कह सकता हूँ कि पोटेंशियल, ये वाली सरफेस कैसी है? इक्विपोटेंशियल, क्योंकि सरफेस पोटेंशियल कैसा है? इक्वल। ये वाली सरफेस कैसी है? इक्विपोटेंशियल सरफेस, है ना। ये सरफेसेस कैसी हो गई? इक्विपोटेंशियल सरफेसेस हो गई कि नहीं हो गई? हो गई कि नहीं हो गई? तो समझ में आया कि पॉइंट चार्ज के लिए एक स्फीयर किसका वर्क करेगा? इक्विपोटेंशियल सरफेस की तरह। अच्छा प्यारे बच्चों, अगर हम इसकी जगह लेते लाइन चार्ज, ठीक है, अगर हम लाइन चार्ज लेते, अब एक इनफाइनाइट लाइन चार्ज तुम ले लो, हमने इनफाइनाइट लाइन चार्ज ले ली, तो अब बताओ, अब इसके लिए इक्विपोटेंशियल सरफेस कैसे बनेगी? अगर मैं एक स्फीयर ले लूं, देखना जरा, मैंने ये स्फीयर ले लिया, तो यहां पे भी कितना होगा? हर जगह कितना होगा? हर डिस्टेंस पे, अगर ये मान लो R है, ये R1 और ये भी कितना? R1, तो हर जगह कितना होगा? 2K λ/R1।
R1। हर जगह इतना ही होगा, हर जगह इतना ही होगा ना सरफेस पे। अगर मैं एक स्फीयर ये बना दूं, है ना, अब कितना होगा, मान लो ये कितना है R2, तो कितना होगा 2k लैम्डा बाय R2। तो इसके लिए ये बेलन किसकी तरह वर्क कर रहा है प्यारे बच्चों, ये सिलेंडर किसकी तरह वर्क कर रहा है, ये सिलेंडर वर्क कर रहा है स्फेरिकल, ये सिलेंडर वर्क कर रहा है इक्विपोटेंशियल सरफेस की तरह, है ना। तो ये दोनों इक्विपोटेंशियल सरफेस की तरह वर्क करेंगे। अच्छा, अब हमारे पास है यूनिफॉर्मली चार्ज्ड डिस्क नहीं, अपन ले लेते हैं प्लेट या फिर लेयर, है ना। अगर हम प्लेट को साइड से देखेंगे तो प्यारे बच्चों कैसी दिखेगी, लाइन की तरह, है ना। तो इस प्लेट के प्लेन में हम कोई भी लाइन बना दें या कोई भी प्लेन बना दें, उस पूरे प्लेन पे पोटेंशियल कैसा होने वाला है, इक्वल, है ना। तो यानी कि ये प्लेन V1 V2 V3 ये वाले प्लेन किसकी तरह वर्क करेंगे, इक्विपोटेंशियल सरफेस की तरह। ठीक है क्या। अब एक क्वेश्चन करते हैं इन चीजों को समझने के लिए, इन चंद बातों को समझने के लिए हम एक क्वेश्चन करते हैं। ये मान लो y है, ये x है, दोनों किसमें, सेंटीमीटर में। ठीक है, अब हम कुछ लाइंस बनाते हैं। ये कितना है, 100 वोल्ट, 160 वोल्ट, 220 वोल्ट, 280 वोल्ट। अच्छा, अब तुमको क्या बताना है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड। डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड, ये दोनों चीजें बतानी है। तो भाई अब ये कैसे बताओगे, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन तो वेरी इजी हो जाएगी। कैसे भाई, देखो ये पूरी सरफेस कैसी है, इक्विपोटेंशियल, ये पूरी सरफेस कैसी है, इक्विपोटेंशियल, ये पूरी भी कैसी, इक्विपोटेंशियल, ये पूरी भी कैसी, इक्विपोटेंशियल। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में पोटेंशियल क्या होता है, डिक्रीज। अब तुम देखो इस डायरेक्शन में पोटेंशियल डिक्रीज हो रहा है ना। अच्छा, ये एंगल हमको दे रखा है, ये कितना है, 37। ठीक है। अच्छा, अब देखो तो इसकी डायरेक्शन में यानी कि 90 डिग्री पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या आएगी प्यारे बच्चों, ऐसी कुछ, है ना, 90 डिग्री पे ऐसे, क्योंकि पोटेंशियल इधर से इधर क्या हो रहा है, डिक्रीज। कैसे, इधर 280 है, इधर 220 है, इधर 160 है, इधर कितना है, 100। तो जहां जहां पोटेंशियल डिक्रीज होता चला जाएगा उसी डायरेक्शन में तुम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बना दोगे, है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बना दोगे। तो ऐसे बन गई। अच्छा, 2-3 लाइनें बना दें क्या, बना दो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, 2 ही लाइनें, ठीक है। अच्छा, अगेन कुछ और भी दिया हुआ है क्या, हाँ, ये 10 सेंटीमीटर, 10 ऐसे नहीं है, ये 10,0 है, ये 20,0 है, ये 30,0 है, ये 40,0 है। अच्छा, अब देखो प्यारे बच्चों, अब तुम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की मैग्नीट्यूड कैसे बताओगे। अब मुझे ये बताने के लिए कुछ, इसे स्टॉप करके वीडियो को करके देखो। अब जैसे मान लो कर लिया होगा, तो अगर करना है ये, यहाँ पे भी क्या इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, हर जगह होगा ना, ऐसे करके बहुत पतली पतली ऐसे करके लाइंस होंगी जो इसके परपेंडिकुलर होंगी, है ना।
ऐसे करके, तो मैं कहीं से भी ऐसे करके एक लाइन ले ले रहा हूँ, ठीक। ये वाले पार्टिकल को मैं काट ले रहा हूँ, काट लूँ इस वाले पार्टिकल को। ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये नीचे ये कितना है 10,0, ये कितना है 20,0। ऐसे करके 100 वोल्ट की ये पोटेंशियल लाइन जा रही है, इक्विपोटेंशियल सरफेस है। अच्छा, ये वाला एंगल कितना है 37, ठीक। ये वाला एंगल कितना है 90 डिग्री, है ना। क्यों 90 क्यों है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इक्विपोटेंशियल सरफेस के कैसे जाएगा 90 डिग्री पे, है ना, ठीक। तो 90 डिग्री है। अब प्यारे बच्चों, मेरे लिए अगर फॉर्मूला पता है किसका, चेंज इन पोटेंशियल का, कितना होता है माइनस का ई डॉट ई इंटू डी पैरेलल, है ना। तो डी पैरेलल कितना होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड की पैरेलल डिस्टेंस, ये 90 डिग्री है, 90 डिग्री के सामने वाला हाइपोटेन्यूस। अब हाइपोटेन्यूस है, अगर ये 37 है तो देखना प्यारे बच्चों, ये हाइपोटेन्यूस है ना, यानी कि रिजल्टेंट की तरह वर्क करेगा। तो मैं बहुत स्टार्टिंग से तुमको ये बताता जा रहा हूँ कि एंगल वाले के पास वाले को क्या ले जाओ कॉस थीटा, एंगल से दूर वाले को क्या ले जाओ साइन थीटा। तो ये वाला कितना होगा, पहले ये वाली डिस्टेंस बता दें क्या, हाँ, ये कितना 10,0, ये कितना है 20,0, तो बीच की डिस्टेंस कितनी हो गई 20 - 10 10 हो गई, ठीक है। तो अच्छा, तो ये कितना होगा 10 sin 37, तो 10 sin 37 कितना होता है, ये होगा 10 sin 37, ये कितना होगा 10 cos 37। कैसे, थीटा के पास वाला कितना होता है cos थीटा, थीटा से दूर वाला कितना होता है sin थीटा, है ना। 37 के पास वाला है तो ये कितना होगा 10 cos 37, ये थीटा से दूर वाला है तो ये कितना होगा 10 sin 37। तो 10 sin 37 प्यारे बच्चों कितना होता है 3/5, 5 2 जा 10, 3 2 जा 6। तो ये वाली पूरी वैल्यू कितनी हो गई 6, है ना। यानी कि मेरे पास ये डिस्टेंस आ गई, यानी कि डी पैरेलल मेरे पास कितना आया 6, ठीक। अच्छा, अब मैं कहाँ से कहाँ जा रहा हूँ, इधर से इधर जा रहा हूँ, है ना, इधर से इधर जा रहा हूँ ना। तो फाइनल माइनस इनिशियल कितना होगा, चेंज इन पोटेंशियल कितना होगा माइनस का 60। तो 60 इज इक्वल टू ई इंटू 6। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी प्यारे बच्चों कितनी हो गई 60/6। अगेन ये डिस्टेंस है किसमें सेंटीमीटर में, तो इसे मीटर में चेंज कर दो, 10/6 इंटू 10 टू द पावर -2। तो ये कितनी आ गई 10। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आ गई प्यारे बच्चों 1000 वोल्ट पर मीटर, ठीक है ना, ठीक है ना। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की मुझे डायरेक्शन भी पता चल गई। अगर मुझे एंगल बताना होगा तो ये अगर ये 37 है तो ये कितना होगा 53, है ना, पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ 53 डिग्री पे, है ना। पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ 53 पे नहीं होगा, ये वाला एंगल कितना है 180 - 53 होगा 127। तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल 127, है ना, ठीक है। ओके प्यारे बच्चों, अगर कोई डाउट आता है आपको तो पूछिएगा बेशक, कमेंट सेक्शन आपके लिए बिल्कुल खाली पड़ा है। थैंक यू।